हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, हमारी प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला का अगला खंड आज स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले 4 खंड इस प्रैक्टिस सेट के बन चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और उस लिंक पर जाकर के आप पूरे पेपर का जो 4 खंड हमारे हुए हैं उसका जो सार है वो आपके सामने है। आप उस पर जाकर के उनको पढ़िए। कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कई क्वेश्चंस करके कुछ अंश इससे पूछे जाएंगे। तो आप फिर लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, परीक्षा की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से होती चली जाएगी। आज हम जो 4-4 नंबर के आपके अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उनको हम करने जा रहे हैं। और पहला प्रश्न आज का जो होगा उसमें दिया गया है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है और सत्ता के पीछे बुनियादी सोच क्या थी। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आपने सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं उसका उत्तर देना है। तो आपने पहले लिखना है, देखो सत्ता का मतलब यहां पर सरकार से है, शासन से है। तो यहां पे कहा गया है और विकेंद्रीकरण, ये 2 अर्थ आप समझ गए हैं सत्ता का। और विकेंद्रीकरण का मतलब कोई एक सेंटर ना होकर, सेंटर से अलग हट करके दूसरे नए सेंटर बनाना, दूसरे केंद्र बनाना, अलग अलग केंद्र बनाना। तो यहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण से यह मतलब है कि सरकार सिर्फ एक सरकार ना हो, सेंटर में ना सरकार हो, बल्कि अलग अलग जगहों पर सरकार बने, अलग अलग जगहों पर सरकार बने। क्योंकि जो लोगों की भागीदारी हो अलग अलग जगहों पर, वहां पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जैसे भारत की बात करें तो भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी दिल्ली में है। उसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट हमारी कहाँ है, अलग अलग राज्यों और संघ शासित प्रदेश यानी स्टेट एंड यूटीज, इनकी अलग अलग सरकारें हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहला रही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता एक जगह पे न हो बल्कि सत्ता का फैलाव दूसरी जगहों पर हो। अब ये 2 सरकारें हमारे पास हो गई। साथ ही स्टेट के अलावा हमारे यहाँ पर, ये स्टेट जैसे है, स्टेट के अलावा हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपने सुना है, पढ़ा है, ग्रामीण स्तर पर है और शहरी स्तर पर है। आपने गांव स्तर पर सुना होगा प्रधान का चुनाव होता है, क्षेत्र स्तर पर सुना होगा क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला स्तर पर सुना होगा आपने जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है। शहरों में आपने सुना होगा नगर पंचायत होती है, नगर पालिका होती है और नगर निगम होते हैं। तो ये सभी जो सरकारें हैं वो किस बात के लिए बनाई गई हैं, वो बनाई गई हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए। अर्थात जो लोकल समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को लोकल गवर्नमेंट देखेगी, जो स्टेट की समस्याएं हैं वो स्टेट देखेगी, जो पूरे भारत की समस्या है, यूनियन की समस्या है, वो पूरा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो इस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण आप लिखेंगे। और साथ साथ में बुनियादी सोच यही है। इसमें बुनियादी सोच का मतलब कि कैसे जब हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहा तो उसके पीछे उस समय क्या आइडियाज थे। तो आइडियाज यही थे कि स्थानीय जो समस्याएं हैं, स्थानीय समस्या का हल स्थानीय क्षेत्र में ही हो। दूसरा हमारा ये था कि स्थानीय यानी जो लोग हैं
स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट में भागीदारी कर सकें। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। साथ ही अधिक से अधिक लोग चुनाव में भागीदारी कर सकें, अधिक से अधिक लोग अपनी समस्याओं को स्थानीय सरकारों तक पहुंचा सकें। और जब स्थानीय स्तर की सरकारें, राज्य स्तरीय सरकारें मजबूत होंगी, तभी हमारा सेंट्रल भी मजबूत होगा, तभी भारत भी मजबूत होगा। तो इसीलिए विकेंद्रीकरण की योजना बनाई गई, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। तो इस प्रकार आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास पूछा गया है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारी विधायिकाएं होती हैं वो कौन सी हैं। राज्यों की अपनी विधायिका होती है, राज्य, और केंद्र की अपनी विधायिका होती है। अर्थात देखो, राज्यों में 2 सदन होते हैं, कहीं 2 और कहीं एक ही सदन है। विधानसभा होती है, और कहीं किन्हीं राज्यों में विधान परिषद भी होती है, विधान परिषद। तो ये विधायिकाएं हैं। ये क्या है? विधायिका। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो आपने अब विधायिकाओं में महिलाओं की बात की गई है, तो महिलाओं का शब्द आप लिखेंगे कि भारत की विधायिकाओं में, चाहे राज्यों की हो, चाहे यूटीज की हो, चाहे हमारी संसद में हो, महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय है। दयनीय क्यों है? आप उदाहरण देंगे कि जो हमारी 17वीं लोकसभा जब चुनी गई, यानी 2019 में जब चुनाव हुए लोकसभा के लिए, तो आपको पता है कि लोकसभा में अभी 543 निर्वाचित सांसद चुने जा सकते हैं। इन 543 सांसदों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो कि अभी भी मात्र 14% के लगभग है। तो महिलाओं की स्थिति अभी भी क्या है? दयनीय है। इसी तरह आप राज्यों के चुनाव की बात कर, राज्यों की विधायिकाओं की बात कीजिए, तो राज्यों की विधायिकाओं में भी यह प्रतिशत 5 से 10% के बीच ही बना हुआ है, जो कि अत्यंत दयनीय है। जबकि हमारी कुल जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात या महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50% है। तो महिलाओं को अभी भी विधायिकाओं में लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, और महिलाओं की स्थिति अभी भी इस प्रकार नहीं उभरी है कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकें और आगे आकर के राजनीति में भाग ले सकें। तो इस प्रकार आप डेटा देकर के अपना उत्तर पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, केंद्र एवं राज्यों के संबंध व्यवहार में कैसे रहे हैं। ये अर्थात ये कह रहा है जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और जो राज्यों में बनने वाली सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, आप उत्तराखंड सरकार की बात करें, यानी हमारी जो टोटल 28 स्टेट्स हैं उनकी सरकारें हैं, और 2 हमारी यूटीज में सरकारें हैं। तो उन यूटीज की सरकारों का संबंध केंद्र के साथ कैसा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि भारत में केंद्र राज्य संबंध का जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है वह हमारे संविधान की आर्टिकल यानी अनुच्छेद 245 से 293 तक किया गया है। या आप ये भी लिख सकते हैं, भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 में अनुच्छेद 245 से 293 तक भारतीय राज्यों और केंद्र का जो संबंध है उसका डिस्क्रिप्शंस दिया गया है।
जहां तक केंद्र और राज्य की संबंध की बात है तो यहां पर तीनों केंद्र, राज्य और यूटीज को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का जिक्र हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। ये 3 सूचियां हैं। इन 3 सूचियों का जिक्र भी आप करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। संघ सूची में जो विषय होंगे वह उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को रहता है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उन पर राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में जो विषय होंगे उस पर दोनों, या तो केंद्र विधि बनाएगा, कानून बनाएगा, या तो राज्य बनाएगा। यदि दोनों ने बना दिया है तो केंद्र का मान्य होगा, तो केंद्र वाला कानून क्या होता है, मान्य होता है। तो इस प्रकार ये संवैधानिक प्रावधान है। अब व्यवहार की बात जहां तक करें, ये व्यवहार की बात कर रहा है, तो व्यवहार के मुद्दे हमारे रहे हैं। पहला तो हमारा सहकारिता का मुद्दा रहा है। सहकारी तरीके से हम आगे बढ़े हैं, अर्थात जो सेंट्रल हमारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सहयोग करती है राज्यों की। जहां भी राज्यों को मदद की जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे राज्यों की मदद करती है। दूसरा, कुछ विवादित मुद्दे तब रहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है, और टैक्स कलेक्शन में केंद्र को कितना मिलेगा, राज्य को कितना मिलेगा, इसके बारे में इनमें कभी आपसी उतार चढ़ाव होता रहता है, आपसी मतभेद होते रहते हैं। लेकिन यह मुद्दा भी केंद्र और राज्य सरकार आपस में विचार विमर्श करके ही सॉल्व करती हैं। दूसरा, केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वह राज्यों को निर्देश दे सके। वह राज्यों को निर्देश देती है, और निर्देश देने के बाद राज्यों को वो निर्देश का पालन करना होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम पे जब कोविड-19 चल रहा था तो केंद्र सरकार द्वारा ही डायरेक्शन दिया गया और लॉकडाउन लगाया गया, तो सभी राज्यों ने उसका पालन किया। तो इस प्रकार से हमारा जो केंद्र राज्य संबंध व्यवहार में है वह सहकारी है, सहयोगात्मक है। कुछ मुद्दे जहां पर आपसी मतभेद होता है, आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, तो उसे सुलझा करके बैठकों के माध्यम से सुलझाया जाता है। तो इस प्रकार आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आप देखेंगे, लिखा है कि मुद्रा क्या है और विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण भी देना है। 3 पार्ट इसके हैं। पहला, मुद्रा आपने बोलना है कि मुद्रा क्या है। दूसरा पार्ट ये है कि इसका उपयोग कैसे होता है। तीसरा, उदाहरण देना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, देखो मुद्रा क्या है। मुद्रा विनिमय का साधन है। मुद्रा विनिमय का साधन है, और इसे विधि मान्य होता है यह, अर्थात विधि द्वारा, कानून द्वारा यह मान्य होता है। मुद्रा विनिमय का साधन है और विधि द्वारा इसे मान्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार आप लिखेंगे। फिर विनिमय के माध्यम के रूप में इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो आप थोड़ा आप लिखेंगे वस्तु विनिमय से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो लोग वस्तु के बदले वस्तु खरीदते थे। जैसे एक ने गेहूं दिया, दूसरे ने चावल दे दिया। अगर किसी ने 1 किलो गेहूं दिया तो दूसरे ने 1 किलो चावल उसको वापस कर दिया। तो इस प्रकार इनका विनिमय होता था। अब लिखेंगे आप कि वर्तमान समय में मुद्रा का विनिमय के रूप में उपयोग होता है। जैसे हम किसी दुकान में गए और दुकान से हमें बहुत सारा सामान खरीदना है। जैसे ये चॉकलेट है, बिस्किट है और कोलगेट है। इस प्रकार यदि हम इन वस्तुओं को खरीदना चाहें तो हमारे पास मुद्रा होनी आवश्यक है, और जब हमारे पास मुद्रा होगी हम इस मुद्रा को दे करके इन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। और भारत की मुद्रा, आप ये भी जिक्र करेंगे कि जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, और यदि चॉकलेट की कीमत 5 रुपये और इसी प्रकार बिस्किट की कीमत 10 रुपये, कोलगेट की कीमत 20 रुपये है, तो कुल मिलाकर यह 35 रुपये
जब हमारे पास मुद्रा के रूप में होंगे तो हमें ये वस्तुएं आसानी से मिल जाएंगी। तो इस प्रकार उदाहरण, व्यावहारिक उदाहरण देकर के आप इसको लिख सकते हैं, उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, खोज और बचाव दल के कार्यों का उल्लेख कीजिए। आपदा प्रबंधन से पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही आसान प्रश्न आपको दिया गया है। ये कहा गया है कि देखो, आपदा, किसी क्षेत्र में आपदा आ गई, आपदा जैसे बाढ़ आ गई, तो बाढ़, इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, लोग, किसी का घर बह गया है, किसी का खेत बह गया है, किसी कोई व्यक्ति बह गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर अब इन लोगों को बचाने के लिए हम एक टीम भेजते हैं। इस टीम में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसी को खोज और बचाव दल का बचाव दल कहा गया है। इस टीम में डॉक्टर भी होंगे, इस टीम में आपके स्वयंसेवक होंगे, इस टीम में आपके सैनिक होंगे। तो इस प्रकार से पूरी टीम मिलकर के आपदा क्षेत्र में चली गई। अब इनका कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य तो इनका यह है, जो आपदा में प्रभावित लोग हुए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना। दूसरा, जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करना। तीसरा, जहां पर खतरा नहीं है उस स्थान पर क्या करना है, सेंटर बनाना, जहां लोगों को पुनर्वास किया जा सके, जहां लोगों को उपचार के लिए ले जाया जा सके सुरक्षित स्थान पर, वो सेंटर बनाना। इसके बाद अगला कार्य क्या है, ये लोग सुरक्षित हो गए, कुछ घायल हैं तो उनको रेफर कर लो, फर्स्ट एड दे दो, और साथ ही साथ खाने पीने की व्यवस्था सही टाइम पर हो, इसकी व्यवस्था भी इन्हें करनी है। तो इस प्रकार बहुत सारे काम होते हैं राहत और बचाव दल के, जिनमें से प्रमुख काम यही है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनकी जीवन की सुरक्षा प्रदान कैसे किया जाए, उनको बचाया कैसे जाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने देख लिया है कि जो ये प्रश्न पत्र आपके सामने आया है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का, बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होंगे। आप जरूर इनको अपने आप भी पढ़िए और अपने जो साथी हैं कक्षा 10 में तो बोर्ड परीक्षा वाले, उनको भी फॉरवर्ड कीजिए, लगातार सुनते रहिए इनको, और जब आप सुनेंगे तो फिर आप आसानी से वहां पर अपना उत्तर भी लिख देंगे। और मेरे चैनल को आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।